ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थं जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। तो स्टूडेंट, आज की डेट है, तारीख है 01/01/2023। मतलब आज यह 2023 का पहला दिन है, मतलब नया साल है। तो इसके उपलक्ष्य में हैप्पी न्यू ईयर 2023, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एटॉमिक कोचिंग क्लासेज बाय जितेंद्र सर, मतलब मैं। तो स्टूडेंट, आपको नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह मैंने एक क्लास लेने की सोची। एक क्लास है हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, स्टूडेंट, लड़कों, बच्चों, जितेंद्र सर एटॉमिक कोचिंग क्लासेस की तरफ से मैं आपको नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप इसमें जो है मेरे साथ जो है आपके शपथ लीजिए कि इस नए साल पे आप समय को बचाएंगे, समय को महत्व को समझेंगे और जो है अपने माता पिता और गार्जियन के आदेशों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, बुराइयों से बचेंगे। आप मेरे साथ ये शपथ करिए जो है। तो स्टूडेंट, आप शपथ करिए कि मैं अपने समय का पालन करूंगा, समय के महत्व को समझूंगा, समय को व्यर्थ ना गवाऊंगा और अपने माता पिता और गार्जियन के आदेश का पालन करूंगा, बड़ों का सम्मान करूंगा और जो है नियमित अध्ययन करूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दूंगा और बुराइयों से बचूंगा। तो स्टूडेंट, हम जो है ये नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और तो एक सरस्वती वंदना के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नया नया साल है जो है। तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार बोलिए सरस्वती माता की जय। तो स्टूडेंट, आज हम हालांकि ये हैप्पी न्यू ईयर क्लास लेकर आए हैं आपके सामने, नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसी चीजें पढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा सभी क्लास के लड़कों के लिए पढ़ा दें। आप इसको देखिए। तो स्टूडेंट, प्राइमरी के बच्चों के लिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप इसको देखिए। प्राइमरी के स्टूडेंट के लिए मैं एक छोटे बच्चों के लिए मैं जो है बता देना चाहता हूँ कि आप बच्चों स्टार्टिंग की चीजें जो है आप कम से कम मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा आज जो है सभी क्लास के बच्चों को। तो प्राइमरी के बच्चों के लिए देखिए क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए, प्राइमरी के बच्चों के लिए मैं टेबल पढ़ा देता हूँ। जैसे आपको 2 का टेबल, 2 × 2,
आप मेरे साथ पढ़िए। देखिए स्टूडेंट, ये नया साल है, नए साल की शुरुआत जो है शुरुआत से करनी चाहिए, इसलिए इसमें छोटी छोटी चीजें भी बताई जाएंगी। तो आप इसमें छोटी छोटी चीजें भी बताई जाएंगी स्टूडेंट, तो आप इसको पढ़िए और धैर्य रखिए। ये नया साल धैर्य का है और पूरे साल भर मेहनत करने वाले हैं और स्टार्टिंग से मेहनत करने वाले हैं जो है। इसलिए देखिए, मैं आज इस क्लास में सभी स्टूडेंटों को कुछ ना कुछ बताऊंगा, प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के स्टूडेंटों को। तो जो है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो बच्चों, आप टेबल को याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर, और सभी काफी स्टूडेंटों को तो याद ही होगा, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि सभी स्टूडेंटों को कुछ मैं बता देता हूँ। आपको 1 दशमलव की मैं गुणा बता देता हूँ और 1 दशमलव का जोड़ बता देता हूँ। तो आपको दशमलव का जोड़ बता देता हूँ, मतलब एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहा है फाइंड द सम, मतलब इन दोनों के बीच का योगफल ज्ञात करिए। आपको पहला क्वेश्चन दे दिया गया 4.32 प्लस 3.103। तो आपको कैसे करना है स्टूडेंट इनको जोड़ने के लिए? तो आपको स्टूडेंट इनको जो है ऊपर नीचे लिखना होगा, लेकिन इस तरीके से लिखना होगा कि दशमलव एकदम दशमलव के सीध में आए। जैसे इस नंबर को मैं लिखना चाहता हूँ तो पहले दशमलव को सीध में कर लूं, फिर उसके बाद स्टूडेंट इधर के अंकों को इधर लिख दिया जाए और इधर के अंकों को इधर लिख दिया जाए। और उसके बाद स्टूडेंट जो है इसको यहाँ पर जो ऊपर या नीचे कहीं पे भी खाली जो जगह बच रही वहां पे आप 0 लगा दीजिए। उसके बाद 0 3 को जोड़िए 3, 2 0 को जोड़िए 2, 3 1 को जोड़िए 4, दशमलव नीचे दशमलव, 4 3 7। तो ऐसे होगा दशमलव का जो है जोड़। अभी मैं बता देता हूँ दशमलव का गुणा कैसे करेंगे, या एक आधा और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। देखिए, तो ये टेबल में बिठा देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। शुरुआती चीजें हैं, शुरुआती चीजें पढ़नी चाहिए, भले ही आपको याद हो। पढ़ने से ही क्या, रिवीजन ही तो अध्ययन है, रिवीजन ही तो पढ़ाई है। रिवीजन रुक गया तो पढ़ाई खत्म हो गई। इसलिए छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, आप इसका रिवीजन करते रहिए। बड़े लड़के भी इसका रिवीजन कर ले जो है। देखिए, तो मैं एक और बता देता हूँ। जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन मिल गया 0.378 और एक मिल गया प्लस का 273। इसमें एक में दशमलव है, एक में दशमलव है ही नहीं, तो इसको कैसे जोड़ करेंगे? तो हम ये मान लेंगे कि इसको मान लीजिए हमने नोट कर लिया 0.378। अब इसमें दशमलव नहीं है तो इसमें हम दशमलव अपने से लगा के एक 0 लगा देंगे और दशमलव को सीध मिला के लिखेंगे और इधर 0 लिख देंगे और इधर का सारा नंबर इधर लिख देंगे और इधर जो नंबर नहीं आ रहा 0 0 लगा देंगे। और उसके बाद 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये डेसिमल हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट करेंगे। तो प्राइमरी के स्टूडेंटों के लिए ये है, तो इतना आप पढ़ लीजिए। अब मैं जूनियर के स्टूडेंटों के लिए कुछ बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ, कक्षा 6 7 8 के लिए। तो इसको नोट करना हो तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए जो है। देखिए स्टूडेंट, उत्साह और साहस कम नहीं होगा इस साल में, जो है उत्साह और साहस कम नहीं होगा इस साल में। आप इसका ख्याल करिए। मैं 2023 में मेहनत करने वाला हूँ, आप भी मेहनत करिए जो है।
तो कक्षा 6 के स्टूडेंटों के लिए क्या है, देखिए कक्षा 6 के स्टूडेंटों के लिए मैं क्या लेकर आया हूँ क्लास। तो कक्षा 6 के स्टूडेंटों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि बच्चों आप ये समझिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो इसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। तो आप बताओगे कि जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या लिखी जाती है अगर उसी तरीके से लिख दिया जाए, लेकिन केवल उसमें एक जीरो और लगा दिया जाए, मतलब जीरो से स्टार्ट कर दिया जाए, शून्य से स्टार्ट कर दिया जाए, तो उस पूरे को कहते हैं पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट करते हैं। आप इसको लिखोगे तो पहले आप शून्य लिखोगे, फिर जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या लिखी जाती है सारी लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो डॉट इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट सवेरे का समय है और हालांकि आपको पता है जनवरी का महीना है, ठंडी का महीना है जो है, तो ये सब थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए आगे 0 1 2 3 4। आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, तो आप बताओगे कि n है और यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो डॉट डॉट। मतलब जो है प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती हैं और जो है जो पूर्ण संख्या है वो W से स्टार्ट होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको आवाज अच्छी जा रही होगी, वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ माइक लगा चुका हूँ, तो इसलिए आप इसका टेंशन मत लीजिए। तो स्टूडेंट अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा समुच्चय बड़ा है, कौन सा सेट बड़ा है, W का बड़ा सेट है कि n का बड़ा सेट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर भाई क्या है, W का सेट बड़ा है। W का सेट क्या है, बड़ा है, क्योंकि W के सेट में एक नंबर्स और आता है। और हालांकि एक चीज आपको बता दूं, यही सब मैथ है लड़कों, ये सब समझना बहुत जरूरी होता है कि नेचुरल नंबर में वो सारे होल नंबर में वो सारे नंबर होते हैं जो नेचुरल में होते हैं, बशर्ते होल नंबर में एक जीरो और हो जाता है। मतलब और नेचुरल नंबर में वो सारे नंबर नहीं होते हैं जो होल नंबर में होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये हमने बताया, और आपको बता दूं कक्षा 6 के स्टूडेंटों के लिए ही बता दूं, हालांकि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो, हैप्पी न्यू ईयर क्लास है, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिए। जैसे आपको मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ शॉर्ट कार्ड में, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप गए जो है आपने एक सामान है कोई, आप सपोज कर लीजिए कि आप जो है बुक ही लेने गए, बुक, और उस बुक पे MRP लिखा था, MRP 600 रुपया, 600 रुपया, और जो है विक्रेता जो है पुस्तक विक्रेता आपको उस पर 25% का छूट देता है, तो आपको वो बुक कितने में मिलेगी। तो इस पे डिस्काउंट बुक कितना मिल रहा है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट 25% छूट, मतलब इसको कह सकते हो आप। तो आखिर वो वस्तु कितने की मिलेगी। तो स्टूडेंट आपको इसका दो तरीका है, आप एक काम करिए, पहले आप देख लीजिए कि कितनी छूट हो रही है, तो आप 600 का 25% निकाल लीजिए, 600 का 25% निकाल लीजिए। आपको पता है कि 600 का की जगह पे गुणा 25% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 00 से 00 कट गया, 6 का गुणा हो गया। मुझे लग रहा है यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। आप 600 का 25% निकाल लीजिए। अब आप 600 का की जगह गुणा कर दीजिए और 25% को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, भिन्न में 00 से 00 को कट कर दीजिए, 6 गुणे 25 मिलेगा, आएगा 150। तो 150 रुपये में लड़कों पुस्तक, ऐसा नहीं है कि आपको 150 रुपये में बस पुस्तक मिल जाएगी, आपको जितना भी उसका दावा उसमें से 150 रुपया घटाने के बाद पुस्तक मिल जाएगी। मतलब 600 में से आप 150 को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 500, मतलब 440, मतलब 440 में आप 450 में वो
पुस्तक आप खरीद पाएंगे या क्रय कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो, हालांकि जो इंटर के और जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के कोई भी स्टूडेंट होंगे, तो मैं भी उनको एक सवाल देता हूँ। वो सवाल उनको लगा करके कमेंट में उसका उत्तर देने की कोशिश करें मुझे। देखें, सवाल ऐसा ही रहेगा, लेकिन आप देखिए कैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए, आप इसका कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा अगर आपको आता है तो। जैसे मान लीजिए, एक पुस्तक का दाम है, MRP रेट है ₹1 बुक का, और इस बुक पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो भी 25% ही मिल रहा है डिस्काउंट 25% मिल रहा है। तो आखिर इस पुस्तक का सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा? आप इस पुस्तक को कितने में खरीद पाओगे? तो इसका आप सेलिंग प्राइस मुझे बताइएगा। प्राइस तो देखने में अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ₹1 का मतलब क्या होता है। लेकिन आप अगर कक्षा 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सब कुछ नहीं है, आप इसको बता सकते हो। तो ये जो है, आप ये समझ लीजिए कि ये जो था कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए मैंने बता दिया। अब आइए 9 के लिए, 10 के लिए अलग अलग बता दें क्या बता रहे हैं। तो कक्षा 9 के स्टूडेंट के लिए मैं इतना बताना चाहूंगा, क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए कक्षा 9, तो कक्षा 9 के स्टूडेंट के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अगर ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, मतलब केंद्र है, और इसका AB, इसका व्यास मतलब डायमीटर है। तो स्टूडेंट, अगर यहां से हम कोई भी एक जीवा खींच दें, चाहे हम यहां से लेकर यहां ले जाएं, चाहे यहां से और इसको फिर यहां पर लाके मिला दें, बी पे लाके मिला दें। यहाँ पे समझ लीजिए कि मैं यहां से यहां ले जाऊं, फिर ले जाके बी पे मिला दूं। तो मतलब आपको करना क्या, एक जीवा लेकर जाना, कहीं पे भी टच करना, फिर ले जाके उसको बी पे मिला देना है। तो यहाँ का एंगल लड़कों होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री होता है। तो एक थ्योरम है, और ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि किसी अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है। और स्टूडेंट, यहाँ मैं कक्षा 9 के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे जो है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो है, ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य अवस्था में द्रव की अवस्था में रहती है? ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में होती है? कौन सी धातु सामान्य ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये क्लास 9 यहीं पे खत्म होता है। कक्षा 10 के लिए बता दूं कुछ। तो स्टूडेंट, इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट किसी काम को करने का जोश होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। कहा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि 2 हथेली है तो पृथ्वी गोल कर दे। आपके पास इतनी शक्ति होती है, सपोज दैट कवि के अनुसार, कि अगर आप धरती पे कुछ भी उथल पुथल होता है तो उसको आप खुद अकेले सही करते हैं। 2 हथेली है तो पृथ्वी गोल कर दे। तो आगे बढ़ते हैं। यह कक्षा 10 के लिए, देखिए कक्षा 10 के लिए क्या मैं बताने जा रहा हूं। तो कक्षा 10 के लिए मैं बता दूं कि कक्षा 10 के लिए बता देता हूं कि जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों यकृत, लीवर। स्टूडेंट मानव शरीर में जो है अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, थोड़ा सा इसको आप मत करिएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा 2 लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। यहाँ पे आपका स्टोमच होता है और यहाँ पे ही लीवर होता है। ये लीवर होता है लड़कों। लीवर जो होता है पित्त रस का स्रावण करता है। आप क्लास लीवर जो होता है वो हमेशा पित्त रस का स्रावण करता है। तो यहाँ पे लीवर होता है, और वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है स्टूडेंट। और ऐसे मुख द्वारा और नासिका द्वारा ये नाले लगी होती हैं, और इसमें गई हुई होती हैं और उसमें गई होती है स्टोमच में। अमाशय होता है, अमाशय। तो स्टूडेंट अगला चीज मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कि अगर समझ लीजिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। जैसे मान लीजिए अगर एक तार है और एक बैटरी है, अगर तार है, एक बैटरी है और इसमें भी धारा बह रही है। यहाँ पे कोई मान लीजिए बल्ब लगा है, कोई धारा बह रही है। अगर इसमें भी धारा बह रही है तो अगर एक मैं यहाँ पे काट ले लेता हूँ, पॉइंट ले लेता हूँ ए। अगर इस पॉइंट के इस तरफ से अगर इस तरफ 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया, एक तरफ से एक तरफ अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया तो बताइए कि इस तरफ से इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है आपको। देखिए ये जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके सिलेबस से दिए जा रहे हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए। अब आती है कक्षा 11 के स्टूडेंट के लिए कुछ बताने की, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्लास 11 के स्टूडेंट आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए किसी भी यौगिक में कोई तत्व कितना परसेंट है, कैसे पता करें। जैसे मान लीजिए मैं यूरिया ले लेता हूँ। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें यहाँ सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए।
तो सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक में यहाँ पे परमाणु भार पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए N का परमाणु भार यहाँ पे 14 होगा, H का केवल 1 होगा, C का 12 होगा, O का 16 होगा। तो आपको पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले पूरा परमाणु भार, यूरिया का पूरा परमाणु भार अणु भार निकालना है। यूरिया का अणु भार निकालना है। यूरिया का अणु भार निकालेंगे तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे भी है, तो आप नाइट्रोजन को अगर 14 देते 14 प्लस कर दीजिए। हाइड्रोजन एक है, 2 हाइड्रोजन है तो आप 2 कर दीजिए प्लस, 12 कर दीजिए प्लस 16 कर दीजिए ऑक्सीजन के लिए, फिर नाइट्रोजन का 14 कर दीजिए, फिर यहाँ 2 कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 14 2 16, 16 2 18, 10 28, 28 10 38, 38 6 44, 44 10 54, 4 58 2 60। तो यहाँ पे 60 हो रहा है लड़कों। अब आपको उस यौगिक का अणु भार इसमें लिख लेना है, उस यौगिक का कुल भार लिख लेना है जिसका आपको प्रतिशत निकालना है। जैसे मुझे पता करना है कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो मैं नाइट्रोजन का लिखता हूँ, इसमें नाइट्रोजन कितना है, यूरिया में नाइट्रोजन का भार, नाइट्रोजन का भार निकालेंगे, केवल नाइट्रोजन का भार। तो नाइट्रोजन का भार लड़कों होगा यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 14 14 मतलब 28। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको पता है कि 60 में से 28 नाइट्रोजन है, मतलब कितना परसेंट नाइट्रोजन है, आप ऐसे पता कर सकते हैं इनका फ्रैक्शन। अतः नाइट्रोजन की प्रतिशतता, तो स्टूडेंट आपको कितने लोगों को याद होगा कि नाइट्रोजन जो है यूरिया में शायद 46% पाया जाता है। तो देखते हैं 46% पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन की मात्रा को ऊपर और पूरे मात्रा को नीचे करके मल्टीप्लीकेशन 100 कर देना है। देखिएगा स्टूडेंट, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 2 से काट के इसको 14 कर दिया, इसको 30 कर दिया और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, यहाँ से 0 पे 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 3 मिल गया, यहाँ पे 10 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 140 हो जाएगा अपॉन 3। अब इसमें डिवीजन कर दीजिए, तो देखो 3 चौको 12 हो गया, वहां पे बचा 2 हो गया 20 और 20 हो गया। अब 3 छक्का 18 हो गया, अब तो दशमलव लगेगा, वहां पे फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 छक्का 18, 6 आता रहेगा, इसलिए एक 7 कर देते हैं। ऐसे पता चल गया कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है स्टूडेंट। तो मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझिए और मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ। अब उस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइएगा। जैसे मान के चलिए आपके लिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए 4 ग्राम सोडियम है, 4 ग्राम सोडियम में n परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। मतलब मेरे पास अगर 4 ग्राम का एक सोडियम का टुकड़ा है, 4 ग्राम का सोडियम का एक टुकड़ा है, तो इसमें इस टुकड़े के अंदर कितने परमाणु होंगे, आप इसका उत्तर मुझे बताइएगा। अब लास्ट आता है कक्षा 12 के लिए, तो कक्षा 12 के लिए क्या बता दिया जाए, इसको इरेज कर देता हूँ, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, कक्षा 12 के लिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कक्षा 12 के लिए ध्यान दीजिएगा। कक्षा 12 के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे आपसे यहाँ पूछा जाए कि प्रबल एकदम साधारण धन विद्युत धातुएं और दुर्बल धन विद्युत धातुएं कौन है, तो दुर्बल धन विद्युत धातुएं कौन है, दुर्बल धन विद्युत धातुएं कौन है, विद्युत धातुएं। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखिएगा कॉपर, मरकरी, Ag,
AUPT। यहाँ पे आपको 5 दुर्बल धन विद्युत धातुएं बताई जाती हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। आपको सक्रियता सारणी में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें आपके लिए भी एक क्वेश्चन है और इसमें बता दे रहा हूं क्या क्वेश्चन है। देखिए, आप समझ लीजिए कि अगर किसी माध्यम, आप समझ लीजिए किसी नहीं, आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 3 संधारित्र हैं, उनको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा, और फिर 3 संधारित्र हैं, उनको मैंने, और इनकी सारी की धारिताएं C हैं, और फिर इन्हीं तीनों संधारित्रों को मैंने, या तो आप इन्हीं तीनों संधारित्रों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ा, इनकी भी धारिताएं C हैं। तो आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि इन दोनों समायोजन में, इस दोनों समायोजन में किसमें समतुल्य धारिता अधिक होगी, इस दोनों समायोजन में किसमें समतुल्य धारिता अधिक होगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, तो स्टूडेंट आप मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मतलब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।